नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है खबरों का, लेकिन खबरों में बढ़ने से पहले इस वक्त किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम के किसान संवाद कार्यक्रम का विरोध। किसानों ने सीएम खट्टर को दिया काले झंडे। पुलिस ने किसानों पर किया लाठीचार्ज। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। वाटर कैनन का भी किया गया इस्तेमाल। किसानों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम के किसान संवाद कार्यक्रम का विरोध। किसानों ने किया सीएम के संवाद का विरोध। इसी के साथ ही किसानों ने सीएम खट्टर को दिखाए काले झंडे। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे किसानों से संवाद करने। इस दौरान मनोहर लाल खट्टर का विरोध करते हुए तमाम किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, साथ ही साथ उनका विरोध किया पूरे तौर पर। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, साथ ही आंसू गैस के गोले दागे। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। किसानों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज करते हुए उन पर आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। किसानों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम मनोहर लाल खट्टर किसानों से संवाद करने पहुंचे थे। हरियाणा के सीएम इस समय इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान नेता पवन खताना। पवन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है, उसके बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर किसानों से संवाद करने पहुंचे थे, तो इस तरह के काले झंडे उन्हें दिखाए गए, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, हमारा ये कहना नहीं है कि भाई वो झंडे दिखाएंगे जहाँ वो जाएंगे जो किसान आक्रोशित है। इसमें हमारा कोई संगठन से तो कोई मतलब है नहीं जी। इसमें तो किसान है और आम किसान अगर परेशान है तो वो जवाब किसे देगा? जी। सरकार तो ये कहती है कि भाई किसान सब खुश है। अगर सब खुश है तो फिर झंडे कौन दिखा रहे हैं ना? जी। जो सरकार बताए ना, आज तक जो बीजेपी के प्रवक्ता है ये जा करके शोर मचाते हैं कि पूरा देश का किसान खुश है। जी। अगर पूरा देश का किसान खुश है तो फिर झंडे किसने दिखा दिए? हम तो सब लोग वहाँ पर बैठे हैं बॉर्डरों पे। जी। तो अब इनका सबका हाल होगा। ये इनसे जवाब लिए जाएंगे जब ये गाँवों में जाएंगे। इनसे पूछा जाएगा कि आप किसके नाम से बिल बना रहे हो और किसको आप बता रहे हो कि बिल उनको बना दिया। ये कानून आपने बनाया किसके साथ मिलकर है? कौन है वो आदमी जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार कराया था? वो बात सवाल पूछा जाएगा ना। हमने मुख्यमंत्री हमने बनाए, प्रधानमंत्री हमने बनाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप ड्राफ्ट तैयार करोगे पूंजीपति उद्योगपतियों के साथ मिलकर, तो जवाब तो हम ही लेंगे ना। हमारे किसान है, जो किसान परेशान है वो जवाब लेगा, हर कार्यकर्ता लेगा जवाब, हर किसान जवाब लेगा। और जो भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के या उससे संबंधित सरकार से संबंधित जो भी नेता ये कह रहे हैं कि अच्छा है, उससे पूछा जाएगा बताओ भाई कैसे अच्छा है। जिस तरह से सरकार लगातार कह रही है कि किसान बिल जो है वो उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं की जो सुविधा है, कृषि बिजनेस फर्मों की जो प्रोसेस है उसको बढ़ाएगा, गति देगा एक किसानों की जो रफ्तार में, तो आपको क्या लगता है कि ये बिल का जो विरोध लगातार किसानों द्वारा किया जा रहा है, क्या इन्हें बरगलाया जा रहा है? किसान नहीं बरगलाया जा रहा। किसान ने तो देख लिया, 6 महीने हो गए कानून को लागू किए हुए। उसने अपना गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा। धान को 1868 को 1000 में बेचा है। गेहूं की जो 1975 का रेट है वो 1500 से 1400 में खरीदा जा रहा है। तो उसने सब कुछ देख लिया ना, हालात देख लिए उसने, क्या हालात हो रहे हैं। एक बता दो, क्या आज तक एक भी कोई जो चीज प्राइवेट हुई है उसने सरकारी व्यवस्था खत्म की या नहीं की है? अगर प्राइवेट स्कूल बनाए गए हैं तो सरकारी स्कूल खत्म हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल बनाई गई तो सरकारी हॉस्पिटल खत्म हो गए, प्राइवेट आप जियो लेके आए तो BSNL सरकारी खत्म हो गए, प्राइवेट जेट आए तो एयरवेज खत्म हो गए। तो आप जो चीज प्राइवेट लेके आना चाहते हो तो देश को क्या प्राइवेट बनाना चाहते हो? इसे उद्योगपतियों का देश बनाना चाहते हो? कुछ दिन पहले एक उद्योगपति ने कहा था भारत का नाम मेरे नाम से कर दो, मैं पूरा कर्जा दे दूंगा, कितना कर्जा चाहिए। तो ये उस लाइन पे लाना चाहते हैं क्या देश को? तो हमारा ये कहना है कि जो बिल
जी जी, जिस तरह से अगले दौर की वार्ता के लिए सरकार ने एक बार फिर से निमंत्रण भेजा है किसानों को और अगले दौर की वार्ता होगी, 8वें दौर की वार्ता भी खा ली गई, तो आपको क्या लगता है कि किसानों की और जो तमाम नेता हैं भाजपा के, उनके बीच कृषि कानून को लेकर कोई मध्यस्थता बनेगी? नहीं नहीं, मध्यस्थता बनाना तो सरकार का काम है। हमने तो कह दिया भाई ये बिल अगर आपने गलत मान ली है, आप कह रहे हो संशोधन होने चाहिए, क्यों होने चाहिए संशोधन, वापस ले लो। आप नहीं। हमसे पहले ये कहते थे कि ये कानून गंगा की तरह पवित्र है, गंगा जल की तरह पवित्र है, जी तो गंगा जल में क्या संशोधन थोड़ी होता है कोई, गंगा जल तो गंगा जल होता है ना। जी ये उसे भी संशोधन किया जाता है। गंगा जल का क्या, आप उसे पहले उसमें डालते हो ला करके, जो आपने वाटर वो बना रखे हैं आपने, जी कि आप उसमें क्लियर थोड़ी कराते हो उसे। गंगा जल तो गंगा जल होता है, गंगा जल पवित्र में भी आप उसे ये कहते हो इसमें संशोधन कर लो, तो वो हमें मंजूर नहीं है लेकिन संशोधन। पवन ये जी, पहले बात। जिस तरह से संसद में ये बिल पारित हुआ है और संसद से कोई बिल पारित होने के बाद उसे पूरी तरह से निरस्त कर देना, कहाँ का ये भी एक तरीके की सही चीज नहीं है ना, कि अगर कोई चीज संसद में पारित हुई है तो वो चीजों के मायने कुछ होंगे, इसीलिए वो पारित हुई, तो उस पर वो कोई वार्ता करने के लिए तैयार है, संशोधन करने ये के लिए किसके तैयार है। लिए हुए, ये किसके लिए हुए हैं? आप 35 साल की उनके साथ अनुबंध कर रहे हो जो पूंजीपति हैं। जी देश का किसान कह रहा है कि आप मेरा न्यूनतम फिक्स कर दो, जी आप उनका न्यूनतम फिक्स नहीं कर रहे। और जो पूंजीपति उद्योगपति है उनके लिए आप अधिकतम फिक्स कर रहे हो। आप कह रहे हो 35 साल तक आप इस तरीका से इसमें प्रॉफिट कमाएंगे, हर साल आपको इंक्रीजमेंट मिलेगा। तो ये जो इनकी सोच है, उनको तो आप बिल बना के दे रहे हो, कानून बना के दे रहे हो। क्या जरूरत थी कानून बना कर देने की? क्या किसी ने मना कर दिया? खरीदते हो अपने महंगा आकर के, जितना महंगा खरीदना है। और बिचौलियों। हम न्यूनतम मांग रहे हैं, न्यूनतम की जी गारंटी दो कानून बना कर। क्यों नहीं देना चाहते कानून बना करके? हमने मैक्सिमम नहीं मांगा ना, हम जी। ये कह रहे हैं न्यूनतम की गारंटी बनाइए, इससे कम नहीं खरीदा जाएगा लेकिन किसान जिस का। तरह से किसान लगातार सरकार किसानों से संवाद कर रही है और वो कह रही है हम संशोधन के तैयार है, लेकिन जो किसान अब बिल वापसी पे डट गए हैं, तो आपको लगता है क्या कि संशोधन का जो ये रास्ता है ये कहीं निकल कर आएगा, या फिर ये बिल वापसी से ही किसान मानेंगे? जो हमारे पक्ष में ही नहीं है उसमें हम संशोधन क्यों कराएंगे? हम तो उसे वापस कराएंगे। नहीं, पहले तो भाई हमारे संशोधन की पक्ष बात हो में रही क्या, थी ना। नहीं कब हुई थी? आज तक बताइए कब हुई पहले संशोधन की बात? स्टार्टिंग में सरकार कुछ हमेशा संशोधन कहती है, जी सरकार उसे हमेशा संशोधन कहती है। और ये लड़ाई देखो, हम साफ बताएं आपको, ईमानदारी से अगर किसान की लड़ाई लड़नी है तो देश का चौथा स्तंभ है मीडिया। जी अगर मीडिया अपनी सही भूमिका में आ जाए तो लड़ाई तो कल फाइनल हो जाए। जी। कुछ मीडिया खरीदी हुई है यहाँ पर, उनके अंतरात्मा पवन नहीं जी, हम जागृत मीडिया हुई है पर अभी। नहीं जाते हैं और हम फिलहाल किसानों की बात करें और हम आपसे किसानों नहीं पर नहीं, ही मैं सीधा जानना। कह रहा हूँ, मैं सीधा कह रहा हूँ, कुछ मीडिया के लोग गलत तरीका से तथ्यों को पेश करते हैं। अगर सही मायने में उनको सही खबर दिखाएं तो देश को भ्रमित नहीं किया जाएगा, देश को भ्रमित कराया जा रहा है। देश कभी भ्रमित कहते नहीं कोरोना है, चल रहा बिल है, पन्नों पर है, बिलों की क्या गुणवत्ता है, क्या खराबी है, वो सबको पता है, और जिनको पता होगा वो पढ़ भी सकते हैं कि क्या बिलों में खामियां हैं, कहीं क्या सही चीजें हैं। बेशक सरकार भी नहीं सही हो सकती, कहीं ना कहीं किसानों की भी जो ये बिल वापसी की मांग है वो भी शायद तक उनके अकॉर्डिंग सही होगी। मैं आपसे किसानों के मुद्दे पर बात कर रही हूँ, मैं किसानों के मुद्दे पर ही आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है आपको, जिस तरह से 26 जनवरी का जो पूरा तैयार किया हुआ है खाका की, जिस तरह से वो ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकालने वाले हैं, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है कि किसानों की कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक चीजें जुड़ी हुई हैं? नहीं क्या 26 जनवरी को देश का किसान नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल जा आप सकता कहते है। हो 70% देश में किसान रहता है, जी वो 26 जनवरी पे नहीं जाएगा। वहाँ जो झांकियां निकलती हैं क्या वो ट्रैक्टरों में नहीं निकलती? जी उनको कवर्ड किया जाता है, ट्रैक्टरों को छुपाया जाता है। क्यों क्यों छुपा रहे हो आप? ये ट्रैक्टर आपने बनाए हैं ना, जी हम ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे, वो झांकियां दिखाएंगे, देश के किसान को पूरे विश्व पर दिखाया जाएगा। ये जी अच्छी बात है। वो ये सरकार अगर देश के किसान की झांकी लाइव चलेगा तो अच्छा लगेगा ना, पूरा विश्व देखेगा कि आज देश का किसान भी दिल्ली में अपनी झांकी निकाल रहा है। इसमें कोई संघर्ष की बात थोड़ी है ना, हम कोई इसमें राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे, ना हमारा कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ने का, ना राजनीतिक पद लेने का कोई झांकी को हमारा आंदोलन वो का है। रूप ना दिया जाए तो बेहतर होगा। नहीं नहीं, आंदोलन थोड़ी है। अगर हम 26 जनवरी जाते हैं तो हम आंदोलन करते हैं, जी हम अगर दिल्ली में जाते हैं तो हम कोरोना फैलाते हैं। पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी रैली हो रही है, कल जेपी नड्डा जी ने रैली करी, वहाँ कोई कोरोना का कोई खतरा नहीं होता। आप यहाँ कहते हो कोरोना का खतरा है। बिहार में इतनी बड़ी रैली हुई तब कोई कोरोना का खतरा नहीं होता। बिहार जी की जीत के बाद में दिल्ली की बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर जश्न मनाया जाता, वहाँ कोई कोरोना नहीं होता। हैदराबाद में बड़ी रैलियां की जाती है, कोई कोरोना नहीं होता।
बनारस में रैली की जाती, कोई कोरोना नहीं होता। देश का किसान अगर यहाँ से जाकर के दिल्ली में बैठना चाहता है तो कोरोना हो जाता है। एक सोच अगर सरकार की बदल चुकी है तो देश का किसान आंदोलन पर बैठा हुआ है, और जब तक इनकी सोच को चेंज नहीं करेगा तब तक वापस नहीं जाएगा। बहुत बहुत गलत शुक्रिया नीति इनको पवन जी हमारे बदलनी साथ पड़ेगी। जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता पवन खताना, जिन्होंने बताया कि किस तरह से किसान जिस तरह से वो आंदोलन कर रहे हैं वो उनका हक है, और ये देखना अहम होगा कि क्या बिल वापसी पर ही किसानों की घर वापसी होती है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबरों की ओर। मथुरा में कस्टमर्स डे के मौके पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से ग्राहकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आगरा मंडल के डीजीएम और सेल्स अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। यहां डीजीएम श्यामल देवनाथ द्वारा उज्ज्वला योजना के ग्राहक और शहीद परिवारों को गर्म वस्त्र और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कस्टमर डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ग्राहकों को सम्मानित किया गया मथुरा में। साथ ही साथ डीजीएम श्यामल देवनाथ द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहक और शहीद परिवारों को गर्म वस्त्र और सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। महाराष्ट्र के जिला अस्पताल में हुए हादसे के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर हो गई है। इसी के तहत संभल के जिला अस्पताल का जायजा लेने के लिए अधिकारियों की टीम पहुंची। निरीक्षण के समय अस्पताल की हालत काफी खराब मिली। बताया जा रहा है कि पूरे अस्पताल परिसर में आग बुझाने का साधन नहीं है, और जो आग बुझाने वाले गैस सिलेंडर लगे हैं वो भी उसमें गैस नहीं भरी हुई है। अस्पताल की हालत इतनी खराब हो गई है कि उससे स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही साफ जाहिर होती है। खैर, अस्पताल की इस हालत पर सीएमएस ने अपनी सफाई पेश की है। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं इस पूरी महाराष्ट्र के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था साफ तौर पर देखी गई। अस्पतालों में गैस सिलेंडर की मौजूदगी नहीं थी। कभी आग लग जाने पर आग बुझाने के जो उपकरण हैं वो भी सही से इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे अस्पताल परिसर में जर्जर हालत को देखकर साफ तौर पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही जो है वो उजागर हो रही है। सीतापुर में नैमिषारण्य में विधायक शशांक वर्मा पर खूब पत्थर चले। जानकारी मिली है कि विधायक अपने परिवार के साथ नैमिष आए थे। बता दें कि विधायक का नैमिष में पैतृक आवास भी है। कहा जा रहा है कि विधायक के मकान के पास बालू मोरंग रखा था। इसी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें उन पर पत्थर भी चलने लगे। वहीं पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों ने विधायक पर पथराव किया। सीतापुर का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सायंकाल माननीय विधायक निघासन अपने आवास पे नैमिषारण्य में आए हुए थे परिवार के साथ। उनका जो मकान था उसके सामने जो बाउंड्री है उसके गेट पे कुछ लोगों ने मकान निर्माण के लिए गिट्टी और मोरंग रखा हुआ था। उसी को हटाने को लेकर कुछ आपस में बातचीत हुई थी। इसको लेकर आरोप है कि जो गांव के लोगों ने पत्थर फेंका बाउंड्री के अंदर, और मौके पे तत्काल पुलिस पहुंच गई थी और हमारे सीओ एसएचओ सब पहुंचे। मैं भी मौके पे आया था। मान्यधारी से बात हमारी हो गई है, वो संतुष्ट है। तहरीर हमको मिल गई, मुकदमा लिखवा रहा हूँ मैं। करीब 10 लोग जिन पे आरोप होने हम लोग हिरासत में लिए हुए हैं, बातचीत उनसे हो रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें हम लोग करवा रहे हैं। औरैया के बेगुना कोतवाली इलाके में एक युवक का शव पेड़ पर लटकता हुआ मिला। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस की टीम को दी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औरैया में पेड़ से लटकता हुआ एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए 112 पे सूचना दी जाती है कि एक लड़का जो है नीम के पेड़ पर फांसी पर लटका हुआ है। तत्काल मौके पर विधुना पुलिस पहुंचती है और फोरेंसिक टीम भी पहुंचती है, जिसमें कि लड़के की पहचान विश्वपुरवा के रोहित कुमार के नाम से होती है।
जब उनके परिवारजनों को सूचना दी जाती है तो उनके द्वारा बताया जाता है कि लगभग दिन में 2 बजे ये लड़का आटा डालने चक्की पर गया था, जिसमें चक्की पर उसके द्वारा जितना मात्रा में आटा था वो कम लिखाया गया, जिस पर पिता ने उसे डांट दिया और इसी बात से क्षुब्ध होकर के वो लड़का घर से बाहर आ गया और नीम के पेड़ पर लटक गया। फिर भी फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य उठाए जा रहे हैं और जो भी तथ्य सामने और आएंगे उनके अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य गीता प्रधान रामपुर पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत की। उसके बाद प्रेस वार्ता भी की, जिसके दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। वहीं कृषि कानूनों को लेकर गीता ने कहा कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं, किसान अपने खेतों में उपज उगा रहे हैं। इसके बाद बदायूं कांड पर गीता प्रधान ने कहा कि जो भी दोषी है कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करने और उनको सलाखों के पीछे जरूर भेजेगी। रामपुर पहुंची गीता प्रधान ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, साथ ही किसानों पर भी उन्होंने कहा कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, बल्कि किसान तो अपने खेतों में उपज उगा रहे हैं। इसके बाद बदायूं कांड पर गीता प्रधान ने कहा कि जो भी दोषी है कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं गीता प्रधान ने क्या कुछ कहा अपने बयान में। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करके उन्हें सलाखों के पीछे किया जाएगा। हमारी सरकार ऐसे लोगों के प्रति बहुत सख्त है। क्या आपको अपनी पुलिस से उम्मीदें हैं कि वो निष्पक्ष जांच करेंगी? मुझे अपने पुलिस प्रशासन पे विश्वास है और सबसे बड़ा विश्वास मुझे अपनी सरकार पर है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानून व्यवस्था के प्रति बहुत सख्त हैं। कानून व्यवस्था में पहले से अधिक सुधार हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे किया जाए। उत्तर प्रदेश की 12 एमएलसी सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। वहीं ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां इस सियासी दंगल में उतर चुकी हैं, लेकिन इस दंगल में बीजेपी दांव मारती हुई दिख रही है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 12 एमएलसी सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। इनमें से 10 सीटें बिना किसी लाग लपेट के बीजेपी के पाले में जानी है, जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी की भी पक्की मानी जा रही है। बसपा और कांग्रेस अपने दम पर एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी 2022 के चुनाव से पहले 10 एमएलसी बनाकर अपने राजनीतिक समीकरण को साधने का दांव चलेगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा संकट है कि वो इकलौती सीट के लिए किसे उच्च सदन भेजें। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की ये 11 सीटें 30 जनवरी को खाली हो रही है, जबकि एक सीट पहले से ही खाली है। यूपी की जिन 12 एमएलसी सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से अभी 6 सीटें सपा के पास हैं। वहीं बीजेपी के पास 3, बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीटें हैं। इसके अलावा एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता समाप्त हो जाने के चलते खाली हो रही है। यूपी विधानसभा में मौजूदा विधायकों की संख्या के आधार पर सपा सिर्फ एक सीट ही जीत सकती है। ऐसे में जाहिर है कि बाकी 5 सदस्यों का पत्ता साफ होगा। सपा के अहमद हसन, आशु मलिक, रमेश यादव, रामजतन राजभर, वीरेंद्र सिंह और साहब सिंह सैनी के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। ये सभी सदस्य मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं और अहमद हसन और रमेश यादव सपा के पुराने और दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा के लिए 1 अनार और 100 बीमार वाली स्थिति खड़ी हो गई है। सपा के सामने अपने परंपरागत मुस्लिम और यादव ही नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग को साथ कर रखने की चुनौती है। अभी जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें मुस्लिम, यादव के साथ सैनी और राजभर जैसे समाज का प्रतिनिधित्व है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इन 6 में से अखिलेश यादव किसे उच्च सदन में भेजने के लिए चुनते हैं या फिर किसी नए सदस्य को भेजने का फैसला करते हैं। वहीं बीजेपी नेताओं में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्य के बीजेपी उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य का कार्यकाल 30 जनवरी को पूरा हो रहा है। उच्च सदन की एक सीट के लिए वोट काउंट 32 होगा और 309 विधायकों के साथ
बीजेपी आसानी से 9 सदस्यों को भेज सकती है। इसके बाद भी बीजेपी के पास 21 वोट बच रहे हैं। वहीं 9 विधायकों वाले अपना दल की मदद से बीजेपी अपना 10वां उम्मीदवार भी उच्च सदन भेज सकती है। बसपा के पास महज 10 सदस्य ही बचे हैं और जब तक उसे अन्य विपक्षी या बीजेपी का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक उच्च सदन में बसपा का एक भी सदस्य नहीं जा पाएगा। ऐसे में देखना होगा कि बसपा क्या स्टैंड लेती है। ऐसे में यूपी की 10वीं विधान परिषद सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। बसपा प्रमुख मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि सपा को किसी भी सूरत में एमएलसी सीट नहीं जीतने देंगी। इसके लिए उन्हें बीजेपी को भी समर्थन करना पड़ेगा तो तैयार है। ऐसे में कांग्रेस, सपा, निर्दलीय और ओम प्रकाश राजभर मिलकर एक सीट जिताने की स्थिति में है, लेकिन इसके लिए बसपा के कुछ विधायकों का भी समर्थन जुटाना जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। यूपी के हमीरपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही से प्राइवेट लाइनमैन की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक लाइनमैन की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पावर हाउस से सेट डाउन लिया गया, उनको याद नहीं रही, सेट डाउन वापस कर दिया गया है। तो क्या कहना चाहते हैं, बिजली विभाग की लापरवाही के चलते? हाँ, बिजली विभाग की लापरवाही है। बहराइच के कोतवाली मूर्तिहाट क्षेत्र में घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। एक घर में लगी आग ने देखते ही देखते बगल के घर को भी अपनी आगोश में ले लिया। आग देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कतों से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बहराइच में एक मकान में लगी आग ने देखते ही देखते और घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग किस कदर विकराल रूप ले चुकी थी। एक घर में आग लगी जिसके चलते काफी लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं आग ने विकराल रूप लेते हुए और घरों में भी को भी अपने आगोश में ले लिया। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। सूबे में पंचायत चुनाव के ऐलान होते ही सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई हैं। वहीं बीजेपी पूरी गंभीरता के साथ मैदान में डट गई है। 2022 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले इन चुनावों में सत्ताधारी दल बीजेपी पहली बार पूरी तैयारी के साथ यूपी पंचायत चुनाव में शिरकत करने जा रही है। देखिए इस पर प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव चुनाव में सपा का सियासी वर्चस्व पूरी तरह से समाप्त करने के बाद बीजेपी पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराने की कवायद में है। सूबे में पंचायत चुनाव की हलचल तेज होते ही बीजेपी पूरी गंभीरता के साथ मैदान में डट गई है। 2022 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले इन चुनावों में सत्ताधारी दल बीजेपी पहली बार पूरी तैयारी के साथ यूपी पंचायत चुनाव में शिरकत करने जा रही है। पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रदेश में 6 प्रभारी नियुक्त किए हैं। यह स्थानीय स्तर पर राजनीतिक व सामाजिक स्थिति का आकलन करने के लिए 7 से 17 जनवरी तक जिले स्तर पर समन्वय बैठक शुरू कर रहे हैं। इस बैठक के जरिए पंचायत चुनाव के लिए मजबूत प्रत्याशियों की तलाश भी पार्टी करेगी। बीजेपी की जिलावार बैठक के जरिए प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने का मंत्र देंगे। इस दौरान समाज के गणमान्य जनों व सभी जाति वर्ग के लोगों से संपर्क और संवाद करने की बीजेपी ने रणनीति बनाई है। बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेंगे और उन्हें मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और योगी सरकार की 4 साल की योजनाओं से अवगत कराएंगे।
कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का खतरा भी बीजेपी को पंचायत चुनाव में सता रहा है। ऐसे में किसान आंदोलन चुनाव को प्रभावित न कर सके, इसलिए भी पार्टी ने बाकायदा रणनीति बनाई है। बीजेपी ने अपने जिला स्तर की समन्वय बैठक में खासकर पार्टी कार्यकर्ताओं को किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लागू की गई योजनाओं से गांव के लोगों को अवगत कराने की रणनीति अपनाई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक में कहा था कि पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यकर्ता अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता हर बूथ पर जीत का लक्ष्य लेकर केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां लेकर गांव-गांव, घर-घर में दस्तक देकर पार्टी का विजय का मार्ग प्रशस्त करें। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक को यूपी पंचायत चुनाव का प्रभार मिला हुआ है। वो पिछले महीने में ही जन जागरण अभियान शुरू कर चुके हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जिला पंचायत की सभी सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन अभी प्रधान और वीडीसी सदस्यों के लिए प्रत्याशी देने या नहीं देने पर फैसला नहीं हुआ है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की 75 जिला पंचायतों में सदस्य के 3200 पद हैं। हालांकि परिसीमन के बाद कुछ सीटें घट या बढ़ सकती हैं। यूपी में ब्लॉकों की संख्या 822 हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 828 हो चुकी हैं। इसके अलावा 58,000 ग्राम पंचायतें भी हैं। जिला पंचायत की तरह बीजेपी ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान के पद पर प्रत्याशी उतारेगी। इस रणनीति के जरिए बीजेपी गांव स्तर पर अपना संगठन को मजबूत करेगी, जो कि 2022 के चुनाव में उसके लिए सियासी फायदा दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। प्राइम समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।